वेलकम बैक टू ईस्टर्न साइकोलॉजिस्ट। आज हम देखेंगे एज अ थेरेपिस्ट हम किस तरह से पेशेंट का ट्रस्ट गेन कर सकते हैं कि वो बहुत ही आराम से और कंफर्टेबल वे में आपको अपनी सारी परेशानी बता दें और उसके साथ क्या मसले मसाइल चल रहे हैं वो आपसे इजीली डिस्कस कर ले। इन सब के लिए ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हुए ही हमें सेप्टिक टेक्निक को यूज़ करते हुए पेशेंट का मेंटल स्टेट एग्जामिन भी करना है। साथ साथ इससे पेशेंट को पता भी नहीं लगेगा कि आप उसका एग्जामिन भी कर रहे हैं, साथ साथ उसको लगेगा कि आप जस्ट उससे बात कर रहे हैं। इस दौरान बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंट के एक्सप्रेशंस को नोट करें और उससे आई कांटेक्ट भी रखें ताकि उसे लगे कि आप उसकी बात में इंटरेस्टेड हैं और उसकी बात सुनना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सेप्टिक टेक्निक की तरफ। सेप्टिक टेक्निक में सबसे पहले आपको नोटिस करना है पेशेंट के अपीयरेंस को और उसके बिहेवियर को। बात आप स्टार्ट करेंगे पेशेंट से कुछ इस तरह कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं, आपके साथ क्या मसला है, क्या ये बीमारी बहुत देर से है या अभी स्टार्ट हुई है, आपके अपने बहन भाइयों के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं, क्या वो आपका ख्याल रखते हैं, आप अकेले रहते हैं या कोई और भी आपके साथ रूम शेयर करता है, आप अपने घर में किस तरह से रहते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो क्या आपकी बीवी या शौहर से आपकी अच्छी बनती है, वो आपका ख्याल रखते हैं। इस तरह के सवाल आप पूछेंगे और इस दौरान अगर आपको लगे कि पेशेंट आपसे बात नहीं कर रहा, वो म्यूट है और कह रहा है कि मैं बोल नहीं सकता, तो इसके लिए आपको 2-3 बातें उन्हें कहनी है। सबसे पहले ये कि देखें, आप अगर हमारे साथ अपना मसला शेयर करेंगे और हमें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे तो हम आपकी प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे। आप हमसे अपनी बात बहुत आराम से और बिल्कुल तसल्ली से कर सकते हैं और हम पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। हम आपकी बात किसी को नहीं बताएंगे, इसीलिए हमने आपके पेरेंट्स को भी बाहर भेज दिया है। लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम सबसे पहले उनके साथ जो भी अटेंडेंट होते हैं उनसे बात करते हैं और उसके बाद उनको रूम से बाहर भेज देते हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं सुना तो उसका लिंक मैं आपको आई कार्ड में दे देती हूँ, आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं। इससे थोड़ा सा पेशेंट आपकी बात की तरफ अटेंटिव होगा। इसी दौरान आपने नोटिस करना है उसकी अपीयरेंस को, उसकी एज क्या है वो आपको पेशेंट बता देगा। उसकी बीएमआई प्रेडिक्ट करनी है, देख के पता लग जाएगा कि इसका वेट और हाइट क्या है या किस तरह के ऑब्जर्वेशन के थ्रू। लेकिन अगर हम बीएमआई प्रॉपर मेजर करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला भी मैंने एक वीडियो में दिया है, उसका लिंक भी आपको आई कार्ड में मिल जाएगा कि बीएमआई क्या है और इसे हम किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं। ये आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपका पेशेंट इस सारी गुफ्तगू के दौरान नहीं बोलता तो आपने वहाँ पे प्लेसिबो इफ़ेक्ट यूज़ करना है। प्लेसिबो इफ़ेक्ट अब क्या होता है, ये हमारी एक टेक्निक है जिसमें हम एक फेक थेरेपी देती हैं, लेकिन जिसको देते हैं उसे लगता है कि ये बिल्कुल रियल है। आपने एक हाफ़ ग्लास वाटर मंगवाना है, पानी लेना है, पानी में आपने किसी भी अटेंडेंट को कह दें कि आधा ग्लास पानी का ग्लास लेके आओ और उसमें वो दवाई डाल के लाना जिससे मरीज़ को ताकत मिलती है और उससे वो पेशेंट बोलने के काबिल हो जाता है। ऐसी उसमें मेडिसिन लाजमी डाल देना। तो आपका अटेंडेंट समझ जाता है या जो भी आपके साथ कोलीग है वो समझ जाता है, वो हाफ ग्लास आपको पानी दे देंगे। अब आपने यहाँ पे करना क्या है कि अगर आपको लगता है कि ये जो नहीं बोल पा रहे ये साइकोलॉजिकल इशू है, इनके साथ कोई मेडिकल इशू नहीं है, तो साइकोलॉजिकल इशू को हम इस प्लेसिबो इफेक्ट के ज़रिए ख़त्म करेंगे। आपने पेशेंट से कहना है ये जो पानी है आपको थोड़ा थोड़ा करके एक एक घूंट करके पीना है। इसमें हमने एक ऐसी दवाई मिलाई है जिससे पीने के बाद आपको काफ़ी ताकत मिलेगी, आपकी ज़ुबान को ताकत मिलेगी और आप बोलने लगोगे। इसके अलावा भी अगर आप नहीं बोल सकोगे तो हम आपको एक थेरेपी करवाएंगे, डीप ब्रीथिंग करवाएंगे या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करवाएंगे। उससे भी आपके पट्ठों को, आपके मसल्स को ताकत मिलेगी और आप बोलने के काबिल हो जाओगे और आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगे और हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की बातों से हम पहले ही सेशन में बड़ी हद तक पेशेंट्स का ट्रस्ट गेन कर सकते हैं और वो आपसे अपनी सारी बातें शेयर कर देते हैं जो कि हमें मालूम करनी होती हैं, जिन पे हमें वर्कआउट करना होता है, स्ट्रेसर को फाइंड आउट करना होता है, वो हम कर लेते हैं यहाँ पे।
जनरल अपीयरेंस देख ली, इसके अलावा कि पेशेंट इस कॉन्वर्सेशन के दौरान क्या कर रहा है, उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसी है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी एक पूरा लेक्चर गिवन है, उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसे सुन सकते हैं कि ये किस तरह के होते हैं और इनसे आपको किस तरह के क्यूज़ मिलते हैं। फिर इसी तरह आप उनका देखेंगे कि लाइफस्टाइल क्या है, उनकी लिविंग स्किल्स क्या हैं, क्वालिटी ऑफ सेल्फ केयर, क्योंकि हमने इसके बारे में क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया है तो हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा। और सेल्फ केयर का अंदाज़ा उनकी कुछ क्लोथिंग और हेयर स्टाइल से भी हो जाएगा। मेल हैं तो प्रॉपर शेव की है या नहीं, अगर शेव नहीं भी की, दाढ़ी रखी हुई है तो प्रॉपर उसकी कटिंग है या नहीं। अगर फीमेल है तो क्या वो मेकअप में है या उजरे पुजरे से हालत में है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने से भी पता लग जाएंगी। इसके अलावा वो कितने ग्रूम्ड हैं, हाइजीन हैं या नहीं, क्लीनलीनेस का कितना ख्याल रखा हुआ है। उसके अलावा उनकी एबनॉर्मल मूवमेंट्स को भी आप देख सकते हैं कि पाँव बार बार हिला रहे हैं, हाथों से टिक टिक कर रहे हैं, उंगलियों के पटाखे बजा रहे हैं, लाइक इस तरह के आपको जाइंट पोस्चर्स और बॉडी हैबिट्स, इस तरह की एबनॉर्मल मूवमेंट्स आप देख लेंगे कि पेशेंट इस तरह की कुछ हरकत कर रहा है या नहीं कर रहा। देन साइकोमोटर एक्टिविटीज़ देखेंगे कि वो नॉर्मल हैं, रिड्यूस हो रही हैं या बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मतलब मेंटल एक्टिविटी के साथ रिलेट करती है ना हमारी साइकोमोटर के, कि कोई बात पूछने पर अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लग जाता है, आपने कोई सवाल पूछ लिया है कि आपका शौहर आपका ख्याल रखता है या नहीं, और उससे वो अपनी उंगलियों के पटाखे बजाना शुरू कर देते हैं, ये इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, जो कि पहले बिल्कुल नॉर्मल बैठी थी और अचानक से इस तरह की मोटर एक्टिविटी बढ़ गई है या बिल्कुल ही कम हो गई है या उन्होंने बोलना बंद कर दिया या आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमी हो गई है, देन दैट मीन्स देयर इज़ अ स्ट्रेसर। इसके अलावा नंबर 9, उनका एग्जामिनर के साथ ये एटीट्यूड किस तरह का है। सबमिसिव है, विड्रॉ है, मतलब काफ़ी नई बात नहीं करना चाहते, काफ़ी सैड हैं, कोऑपरेटिव हैं आपके साथ, या ओवर फेमिलियर कि वो बहुत ज़्यादा आपके साथ जान पहचान है, मैं तो सदियों से आपको जानता हूँ, या फिर काफ़ी हॉस्टाइल हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं या कुछ खौफ महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने सवालों के जवाब पूछते हुए ऑब्ज़र्व कर लेनी है। फिर फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज, ये हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है, जिसका पहले भी जिक्र किया और लिंक भी आपको आई बटन में दिया था, आप उस वीडियो को लाजमी जाके देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम आई कांटेक्ट देखेंगे, अच्छा है, बुरा है, अवॉइड कर रहे हैं या हम बिल्कुल ही आइज़ ब्लिंक ही नहीं कर रहे, तो ये आई कांटेक्ट भी आप उनका चेक करेंगे। और अगर उनका आई कांटेक्ट पहले अच्छा था और अचानक से जाके उन्होंने अवॉइड किया आई कांटेक्ट को, दैट मीन्स कि वो वहाँ पे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको वो जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्सप्लोर करना है अपनी क्वेश्चनिंग के थ्रू। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास स्पीच जो वो बोल रहे हैं उसका रेट क्या है, उसकी टोन कैसी है, वॉल्यूम कैसा है और क्वालिटी कैसी है उनकी स्पीकिंग की। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि पेशेंट किस तरह से बोल रहा है, बहुत तेज़ बोल रहा है, बहुत प्रेशर में बोल रहा है, स्लो है, चुप है, नहीं बोल रहा, या इंटरप्टिबल है, मतलब कुछ कह रहे हैं और अचानक से बात बदल देते हैं या चुप हो जाते हैं। तो अगर पेशेंट म्यूट है तो इसका सलूशन तो मैंने आपको बता दिया कि हम प्लेसिबो इफेक्ट यूज़ करते हैं। अगर साइकोलॉजिकली म्यूट है तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर मेडिकल कंडीशन है तो वो भी नेक्स्ट आपको बताते हैं कि किन मेडिकल कंडीशंस में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर पेशेंट म्यूट है तो आपको क्या करना चाहिए। देन हम देखते हैं उनकी टोन कैसी है, एक ही टोन में बोल रहे हैं, कुछ गाने की तरह बोल रहे हैं, गा गा के, पहले लो थी फिर हाई होती जाती है, या शेकिंग है या कुछ ऐसी टोन है जो आपको समझ में नहीं आ रही। फिर वॉल्यूम कैसा है, लाउड है, येलिंग है, क्वाइट है, विस्परिंग है या इनऑडिबल है, आप सुन ही नहीं सकते उनकी आवाज़ को। क्वांटिटी कैसी है उनकी, ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी में मिनिमल टू एक्सेसिव, मतलब पहले कम बोल रहे हैं उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा बोलना शुरू हो गए हैं, फिर एक ही बात को वो बार बार दोहराई जा रहे हैं। इसके अलावा मोनोसिलेबिक है, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, वर्बोस हैं, लाइक दैट आपको ये क्वांटिटी चेक करनी है। देन आपके पास आता है क्वालिटी, जो वो बोल रहे हैं वो क्लियर है या नहीं, जो प्रनाउंस कर रहे हैं क्या वो क्लियर है या नहीं, क्या वो स्लर्ड है
या आर्टिकुलेटेड है उनकी स्पीच या वॉल्यूम, इसको आपने यहाँ पे चेक कर लेना है क्वालिटी में। एसेंट कैसा है उनका, वो सिर्फ क्वेश्चंस को ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं या फिर इसके अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब एक सवाल पूछा और उसका डिटेल में आंसर दिया कि आपको खुद वहाँ पे उसको चुप करवाना पड़ता है कि भाई चुप करो। अगर इस तरह की इन्फो मिलती है कि किसी क्वेश्चन पे वो बहुत डिटेल्ड आंसर देते हैं और कहीं क्वेश्चंस में वो जस्ट उतना ही रिस्पॉन्स देते हैं जितना आपने पूछा, तो यहाँ पर भी आपको क्यू मिल जाता है कि ये आंसर इन्होंने डिटेल में नहीं दिया या चुप कर गए या इनका वॉल्यूम थोड़ा लो हो गया, देन हियर इज़ अ प्रॉब्लम। नोट आपने ये करना है कि अगर पेशेंट किसी बीमारी की वजह से नहीं बोल रहा तो उसमें हो सकता है उनको डिमेंशिया हो, कोई ट्रॉमा हो, कैंसर हो, मसल वीकनेस हो, कोई ब्रेन इंजरी हो या स्पीच डिसऑर्डर हो, डिजेनरेटिव डिजीज़, हेयरिंग लॉस, ऑटिज़म या इस तरह का कोई भी अगर इशू है तो ये आपने उनसे पहले ही पूछ लेना है कि क्या आपके साथ कोई मसला है, क्या आपकी याददाश्त ठीक है, क्या आपको बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ था, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है लाइक कैंसर, हेपेटाइटिस या हाइपरटेंशन, मसल्स की वीकनेस, क्या आपको मसल्स की वीकनेस रहती है, अच्छा कभी छोटे होते सर में चोट तो नहीं लगी, बोल ठीक लेते हैं, घर में बातें शातें ठीक कर लेते हैं, अगर कोई आपसे कोई बात पूछे तो वो सही जवाब दे देते हैं आप। इसके अलावा कोई डिजेनरेटिव डिजीज़ तो नहीं है कि पैदाइशी कोई ऐसा मसला हो जिसकी वजह से आपको काम करने में मुश्किल होती हो या आपको सुनाई ना देता हो या फिर आपको लगता हो कि लोग आपकी बात को समझ नहीं रहे, आप लिख नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, आप पढ़ नहीं सकते, या इस तरह का कोई भी मसला आपके साथ है। अगर इनमें से कोई भी मसला होगा तो आपको बता देंगे, अगर नहीं होगा तो दैट मीन्स कि अगर उनकी स्पीच इफ़ेक्ट हो रही है तो ये साइकोलॉजिकल है। नंबर 3 पे हमने उनके इमोशंस चेक करने। इमोशंस में भी दो चीज़ें होती हैं, मूड एंड इफ़ेक्ट। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पर आपको सेस क्या करना है, हाउ वुड द पेशेंट डिस्क्राइब देयर प्रीडोमिनेंट इमोशंस ओवर डेज और वीक्स, ऑब्जर्व देयर करंट इमोशनल स्टेट। पिछले दिनों में, पिछले हफ्तों में उनका क्या मूड रहता है, कैसे इमोशंस रहते हैं और करंटली उनकी क्या इमोशनल स्टेट है, ये चीज़ें दोनों हमने यहाँ पे मेजर करनी होती हैं और ऑब्ज़र्व करनी होती हैं और पूछनी होती हैं पेशेंट से। कि इमोशंस में मूड और इफ़ेक्ट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मूड डिस्क्राइब करता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट के इमोशंस कैसे रहते हैं और वो उनको क्या कैसे डिस्क्राइब करता है, दैट इज़ मूड। और इफ़ेक्ट डिस्क्राइब करता है हमारे इमीडिएट एक्सप्रेशंस को, हमारे सर्टेन इमोशंस को जो हम उस पेशेंट के साथ कंसल्टेशन के दौरान ऑब्ज़र्व करते हैं। हम सवाल पूछते हैं, अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स अच्छा सलूक ना करें या आपकी बात ना माने या आपका स्पाउस, शौहर, बीवी आपका ख्याल ना रखे, बहन भाई आपका ख्याल ना रखें, तो आपका मूड कैसा हो जाता है? क्या आप इस बात पे खुश होते हैं या फिर आपको ये बात परेशान करती है कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे? ये तो हो गया मूड। इफ़ेक्ट में क्या होता है कि आप उनसे कोई भी बात पूछ रहे हैं तो उनके इमीडिएट एक्सप्रेशंस क्या होते हैं इस बात पे। जो आपने सवाल पूछा उसका इमीडिएट एक्सप्रेशन क्या था, क्या वो सैड हो गया, हैप्पी हो गया, एक्सेसिव हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा हाई हो गया, या फिर रोने वाले एक्सप्रेशंस आ गए। तो ये क्या होते हैं, इमीडिएट एक्सप्रेशंस, जिसको हम अफेक्ट कहते हैं कि हमने जो बात की उसका पेशेंट के इमोशंस पर क्या अफेक्ट हुआ। सो दैट इज़ करंट स्टेट एंड मूड इज़ प्रीवियस स्टेट ऑफ इमोशंस। मूड एंड इफ़ेक्ट मोस्टली पूछा जाता है कि मूड क्या है और इफ़ेक्ट क्या है। इवन अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हैं तो वहाँ पे भी पूछा जाता है कि पेशेंट का मूड क्या था, पेशेंट का इफ़ेक्ट क्या है, अफेक्ट और मूड में डिफरेंस क्या होता है, ये पूछते हैं सीनियर्स और ये आपको पता होना चाहिए। मूड एक ऐसी चीज़ है जिसमें पर्सन दुनिया को एक मुख्तलिफ अंदाज से देखता है और सोचता है। यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस, जिनको हम नेक्स्ट चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पर्सन अगर डिप्रेस है तो वो दुनिया को कुछ और तरह से परसीव करेगा, अगर पर्सन की पर्सनालिटी इफ़ेक्ट्स हैं तो वो दुनिया को कुछ और तरह से परसीव करेगा, कि अगर कोई दो लोग बात कर रहे हैं तो ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसी तरह अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ये लोग मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं और मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। और अगर आप उदास हैं, परेशान हैं, तो आपको लगेगा कि सारी दुनिया ही उदास है और उनको दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एवरीथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस में, वो भी हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करने होते हैं। और ये होते क्या हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी कि कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं। इसके अलावा डिफेंस मैकेनिज़म्स भी होते हैं, वो भी हमने यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में आइडेंटिफाई कर लेने होते हैं कि पेशेंट बात के दौरान कौन से डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ कर रहा था
और कौन से कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस यूज़ कर रहा था। अब पेशेंट से अगर आप उनकी इमोशनल हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं और उसके बारे में थोड़ी इंसाइट हासिल करना चाहते हैं तो आपको उनकी फीलिंग्स के बारे में किस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं। आप पेशेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपके साथ कोई मसला होता है तो आपका मूड किस तरह का हो जाता है उसके बाद, फिर अभी आप किस तरह क्या महसूस कर रहे हैं, अभी आपका क्या दिल कर रहा है कि आप क्या करें, आपका मूड क्या है, और पिछले दिनों में या पिछले हफ्तों में क्या आप डिप्रेस थे, उदास थे, या आपका दिल कर रहा था आप किसी से बात ना करें, या कोई खौफ महसूस हो रहा था, या बहुत ज़्यादा लेज़ी और थके थके महसूस कर रहे थे, क्या इस तरह की कोई अलामत थी। पेशेंट का जो भी मूड आइडेंटिफाई करेंगे आप उसको डिफरेंट टर्म्स का नाम दे सकते हैं। ये डिफरेंट टर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉर्मल है तो मूड वाज यूथेमिक, अगर डाउन है डिप्रेस है तो डिस्थेमिक, बहुत ज़्यादा हाई है एलिवेटेड है देन हाइपरथेमिक, गुस्से में हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं और इनको झंझलाहट होती है दूसरों के रवैये से, देन एंग्री और इरिटेबल, खौफ महसूस होता है तो एंशियस, और अगर वो लेज़ी हैं, कोई काम करने को दिल नहीं करता, देन एपेथेटिक। तो ये टर्म्स आपने जस्ट इतने सारे क्वेश्चन पूछने के बाद जो आपने आइडेंटिफाई करना है उसको एक टर्म में आपने डिस्क्राइब कर देना है, दैट द पेशेंट्स मूड वाज हाइपरथेमिक। अगर आप परफॉर्मा बनाना चाहते हैं और इस मूड को आप स्केलिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इन सारी स्टेटमेंट्स को एक स्केल की फॉर्म में लिखें, जिसे 0 से 10 तक उसको आप नंबरिंग करें कि अगर वो बहुत ज़्यादा सैड है तो 0, थोड़ा सा सैड है तो 1, नॉर्मल है तो 2, एंड इसी तरह से आप रेटिंग करते जाएं, और अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी हैं अपनी लाइफ से तो फिर 10। तो इस तरह की रेटिंग भी आप एक स्केल बना सकते हैं, एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, और आपको जो भी फील होता है आप उसके ऊपर टिक कर दें। तो इट्स अप टू यू कि अगर आप फॉर्म की शेप में ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना के रखना चाहते हैं तो आप इन मूड स्टेट्स की स्केलिंग कर लें। इफ़ेक्ट को हम किस तरह से देखते हैं? इफ़ेक्ट में ये होता है कि हम पेशेंट से बात कर रहे हैं और हम उनके बिहेवियर को, उनके मूड को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करते हैं कि हम जो भी बात उनसे कर रहे हैं और उसके एज अ रिज़ल्ट जो भी उनके इमोशंस शो हो रहे हैं वो सिचुएशन के साथ अप्रोप्रिएट हैं या नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे हैं कि किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई है और उस पर नॉर्मल पर्सन तो रोएगा या सैड हो जाएगा, लेकिन आपके सामने जो पेशेंट है वो उस सिचुएशन पे हंसना शुरू कर देता है या किसी फैमिली मेम्बर का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, देन दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन। सो दैट इज़ द इफ़ेक्ट कि हम पेशेंट के इमोशंस को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करेंगे कि उनका बिहेवियर सिचुएशन के साथ अप्रोप्रिएट है या नहीं है। इसमें भी बिल्कुल मूड की तरह हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं जिसमें है रिएक्टिव, उसकी क्वालिटी क्या है, अफेक्ट की रेंज क्या है, और स्टेबिलिटी एंड फ्लक्चुएशन कितनी है उनके अफेक्ट में। अप्रोप्रिएट है, हम जो बात कर रहे हैं, जो भी हमारा कॉन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ अप्रोप्रिएट है उनका रिएक्शन, या कोई हमें अब नॉर्मेलिटी मिलती है कि बात रोने की और वो हंस रहे हैं और बात हंसने की है तो वो रो रहे हैं। सो यहाँ पर अगर कोई अब नॉर्मेलिटी है तो हम वो भी देखेंगे। क्वालिटी यूथेमिक है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा हाई है या डिप्रेस्ड है, उनके इफ़ेक्ट की आप जो भी बात कर रहे हैं उस पर उनका इफ़ेक्ट कैसा होता है। रेंज क्या है, मतलब अगर हंस रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फुल एक नॉर्मल वे में हंस रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं, या बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं। तो इस तरह की रेंज भी आपने देखनी है कि क्या रेंज है उनके इफ़ेक्ट की। उनका इफ़ेक्ट स्टेबल है या फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, अगर वो किसी बात पे हंस रहे हैं तो अचानक से कोई ऐसी चीज़ है कि उनका ये मूड ऑल्टर्ड हो जाए, या फिर फिक्स है कि वो कंटिन्यूसली हंसते ही जा रहे हैं, मीन्स ऑल्टर्ड हो जाता है तो हंस रहे हैं या रो रहे हैं या फिर हंसी जा रहे हैं। सो दैट इज़ द स्टेबिलिटी एंड फ्लक्चुएशन इज़ फिक्स्ड और लेबाइल। इंटेंसिटी देखेंगे कि उनके इफेक्ट की इंटेंसिटी नॉर्मल है, फ्लैट है, इंटेंस है, और इसके अलावा अप्रोप्रिएटनेस और कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे। जैसे हमने पहले बात की कि उनका जो भी बिहेवियर है वो मूड के साथ मैच कर रहा है या नहीं, सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर फैमिली मेम्बर कोई किसी की डेथ हो गई है, अगर वो सैड महसूस कर रहे हैं देन दैट इज़ अप्रोप्रिएट एंड कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर उनका मूड उस सिचुएशन के साथ मैच नहीं कर रहा देन द पेशेंट्स अफेक्ट इज़ इनअप्रोप्रिएट एंड इनकॉन्ग्रुएंट। तो रिटर्न फॉर्म में अगर आपने लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं दैट द अफेक्ट वाज inappropriate and some abnormality was found, like the quality was elevated, range was restricted, stability and fluctuation was fixed, intensity was intense, and
द इफेक्ट वाज आल्सो इनअप्रोप्रिएट एंड इनकॉन्ग्रुएंट। तो ये पूरा इफेक्ट का आपने एक पैराग्राफ की फॉर्म में कंसाइज वे में आपने एक्सप्लेन भी कर देना है सीनियर्स को, और इसको लिख भी लेना है, चाहे आप रिपोर्ट राइट कर रहे हैं या फिर क्लिनिकल केस राइट कर रहे हैं। नंबर 4 पे हम ऑब्जर्व करेंगे मेंटल स्टेट में परसेप्शन। पेशेंट की परसेप्शन कैसी है, क्या वो अपनी सराउंडिंग में जो भी इर्द गिर्द हो रहा है उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं या बिल्कुल इंटरप्रिटेशन उनकी ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मेजर करते हैं इल्यूजन्स को, हेलुसिनेशंस को एंड अल्टर्ड बॉडीली एक्सपीरियंस को। इल्यूजन्स क्या होते हैं? इल्यूजन्स में हमारे पास थिंग्स तो रियल होती हैं लेकिन हम उनको गलत परसीव कर रहे होते हैं। हेलुसिनेशंस हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं या फिर हमें सुनाई देती हैं, तो ये होती हैं हेलुसिनेशंस। मतलब चीज़ें यहाँ पर रियल नहीं हैं लेकिन आपको लगता है कि वो रियल में हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि बॉडीली एक्सपीरियंस उनके इसके साथ कैसे हैं, क्या वो डीपर्सनलाइजेशन है या डी रियलाइजेशन है। अब हेलुसिनेशंस को देखें कि यहाँ पर पर्सन परसीव करता है कि कुछ चीज़ वाकई वहाँ पर मौजूद है और एक्सटर्नल स्टिमुलेशन हालांकि वहाँ पर नहीं होती। मतलब कोई भी देखने में कोई चीज़ आपको नहीं नज़र आ रही होती लेकिन आपको लगता है कि कोई है जिसकी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं, जिसकी आवाज़ मौजूद है, वो आपसे बातें कर रहा है। दैट इज़ हेलुसिनेशन। हम चीज़ें तो मौजूद हैं लेकिन हम उनको मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक चेयर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कपड़े पड़े हुए हैं तो हमें लगता है कि उसके ऊपर कोई पर्सन बैठा हुआ है। मतलब चीज़ तो मौजूद है लेकिन आप उसे गलत परसीव कर रहे हैं। दैट इज़ इल्यूजन। हेलुसिनेशन ज़्यादातर ऑडिटरी होती हैं जिसमें हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं और ये ज़्यादातर शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में मौजूद होते हैं। परसेप्शन को आइडेंटिफाई करने के दौरान, इनके असेसमेंट के दौरान आपके लिए बहुत ज़रूरी है एज अ थेरेपिस्ट कि आप उन वॉइसेस की क्वालिटी को असेस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह से, अगर हेलुसिनेशंस हैं तो क्या वो उनको जो भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं क्या वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं? वो जो भी आवाज़ें उनको आ रही हैं क्या वो उनके अंदर से आ रही हैं या बाहर से कोई खड़ा उनके पास कोई बात कर रहा है और उनको ऑर्डर कर रहा है कि किस बात पर उनको एक्ट करना है और किस बात पर एक्ट नहीं करना। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपने इनको नोटिस करना है क्योंकि नेक्स्ट हम इन हेलुसिनेशंस पे भी वर्क कर रहे होते हैं। तो ये आ कहाँ से रही हैं इसको असेस करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये भी असेस करना है कि पेशेंट को जो भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं क्या वो ये बात समझता है कि ये उसका वहम है और ये उसकी हेलुसिनेशंस हैं, और वो ये भी समझता है कि ये जो भी कुछ उसके साथ हो रहा है, आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ये सच में एग्जिस्ट नहीं करती या रियल नहीं है। अगर वो इस तरह की बात समझता है और इससे अवेयर भी है तो हम इसे कहते हैं सीडो हेलुसिनेशंस। अगर वो अवेयर नहीं है देन हेलुसिनेशंस, अगर अवेयर है तो सूडो हेलुसिनेशंस। इल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप मरीज़ से किस तरह के सवाल पूछेंगे? पहला सवाल, क्या आपको कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं, कोई आपको दिखाई देता है या किसी ऐसी चीज़ की खुशबू आती हो या टेस्ट आता हो जो कि सच में नहीं है, क्या ऐसा कुछ होता है आपके साथ? दूसरे नंबर पे, क्या आपने कभी इन सब को जिनकी आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिनकी स्मेल होती है, जिनको आप सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि वो सच में वहाँ पर मौजूद नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है? या फिर आपको कभी ऐसा लगा कि जिन ये सारी चीज़ें जो आपको सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं, स्मेल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, वो वाकई वहाँ पर मौजूद हैं? ऐसा भी आपको कभी महसूस हुआ या नहीं हुआ? अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, ये सुनाई देती हैं, वो सच में मौजूद हैं यहाँ पर आपके आसपास जिनको हम देख नहीं सकते? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो हकीकत में मौजूद नहीं है, सिर्फ आपका वहम है क्योंकि बाकी सबको तो दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ आपको दिखाई दे रही हैं? तो आप क्या महसूस करते हैं, क्या वो वाकई मौजूद हैं या नहीं मौजूद? क्या आपको ऐसा तो महसूस नहीं होता कि आप जो हमारे सामने बैठे हैं आप भी सचमुच एग्जिस्ट नहीं करते, आप भी जस्ट एक हवा का झोंका हैं या वो कोई खलाई मखलूक हैं या इनविजिबल पर्सन है जो दूसरों को दिखाई नहीं देते, सिर्फ किसी किसी को दिखाई देते हैं? तो क्या इस तरह की कुछ फीलिंग्स हैं आपके अंदर, आपको कुछ ऐसा महसूस होता है? सो इन सारे सवालों के जवाबों में आपको पता लग जाएगा कि उनमें इल्यूजन्स हैं या नहीं, डिल्यूजन्स हैं या नहीं, हेलुसिनेशंस हैं या नहीं हैं, और इसके अलावा क्या वो वाकई हेलुसिनेशंस हैं या सूडो हेलुसिनेशंस हैं। में 5th नंबर पे हमने उनकी थॉट्स, फॉर्म, कंटेंट और उनकी पोजेशंस को आइडेंटिफाई करना होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, देखते हैं पेशेंट किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोचता है और हम उसकी लॉजिकल थिंकिंग्स को ऑब्ज़र्व करते हैं।
अब ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है कि हम उनकी थॉट्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, वो तो पेशेंट के अंदर चल रही होती हैं, हमें कैसे पता लगेंगी। तो हम इस चीज़ को बिल्कुल आइडेंटिफाई करते हैं उनकी स्पीच के थ्रू, मतलब उनकी स्पीच की स्पीड क्या है, उनके आइडियाज़ का फ़्लो कितना है, हाई हो जाता है, लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है। तो ये सारी जो हमने पीछे स्पीड में बातें की, उसी में हमने इनके थॉट प्रोसेस और उनकी लॉजिकल थॉट्स को भी उसकी के साथ प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लेना है उसी प्रोसेस में। सारे सवाल जवाब पूछते हुए आपको ये चीज़ें खुद ही आइडेंटिफाई हो जाती हैं कि उनके जो भी थॉट्स हैं वो क्या आपस में ज्वाइन कर रहे हैं एक दूसरे को या नहीं, या किसी एक बात से दूसरी बात पे जंप कर जाते हैं, या आप कुछ और कह रहे हैं और वो कुछ और जवाब दे रहे हैं, लाइक इलॉजिकल लॉजिक्स जो दे रहे हैं वो मैच नहीं कर रही हैं आपकी आंसर की एक्सप्लेनेशन के साथ, तो दैट इज़ इलॉजिकल। या फिर रिपीटेटिव है, उनकी थॉट्स बार बार एक ही थॉट हैं जो आई जा रही हैं, बिल्कुल ऑब्सेशंस की तरह। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में जो ऑब्सेशंस होती हैं, बार बार थॉट्स आती हैं, तो इसी तरह ये थॉट्स भी रिपीटेटिव होती हैं, ऑब्सेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा थॉट्स में। तीसरी चीज़ होती है थॉट पोजेशन। थॉट पोजेशंस में होता है कि हमारे थॉट्स, पेशेंट एक्सपीरियंस करता है कि वो जो भी सोच रहा है वो उसके दिमाग से रिमूव हो रहा है, या कोई और बंदा है जो उसको उनके जहन में डाल रहा है, या कोई और लोग हैं जो उनकी इन सारी सोचों को सुन सकते हैं। थॉट फॉर्म की बात करते हैं। थॉट फॉर्म में हमारे पास आ जाती है थॉट्स की स्पीड क्या है और थॉट्स का फ्लो क्या है। स्पीड मतलब स्लो है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, या मतलब ऐसे दौड़ लगाई हुई है थॉट्स ने एक के बाद एक। फ्लो में हम क्या देखते हैं कि उनकी थॉट्स, क्या उनकी थॉट्स ब्लॉक हो रही हैं, या बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं एक के बाद एक और कम होने का नाम ही नहीं ले रहे, या फिर उन्होंने वर्ड्स का सलाद बना दिया है, मतलब बहुत सारे रैंडम वर्ड्स हैं वो जो अपनी स्पीक में यूज़ कर रहे हैं और जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। सो मतलब वर्ड्स का सलाद ही बना दिया। प्रिजर्वेशन मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेजेस हैं जिनको वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, या ऐसे वर्ड्स हैं, आइडियाज़ हैं जिनको बार बार एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज़ प्रिजर्वेशन। सर्कमस्टांशियल, टेंजेनिटल एंड लूज, हम बहुत ज़्यादा डिटेल डाल रहे हैं और अननेसेसरी डिटेल बता रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, और हम पॉइंट की तरफ नहीं आ रहे, या किसी पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमने उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल बताना शुरू कर दी है, देन दैट इज़ सर्कमस्टांशियल। देन टेंजेनिटल, इसमें हम एक थॉट से दूसरी थॉट की तरफ मूव हो जाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट की तरफ नहीं आते कि जो बात आपसे पूछी जा रही है वो नहीं बता रहे। और लूज़ में बिल्कुल ही ऐसी बातें बता रहे हैं, ऐसी सोचें बता रहे हैं जो बिल्कुल ही अनरिलेटेड हैं टॉपिक के साथ। ये सब थॉट फ्लो आइडेंटिफाई करने के बाद आप इसको एक्सप्लेन करेंगे दैट द फ्लो वाज नॉर्मल और एबनॉर्मल। इफ़ दैट वाज नॉर्मल देन definitely it's logical, linear and goal oriented. It's abnormal flow then disordered, circumstantial, tangential, incoherent, derailment, looseness of associations। तो ये हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनमें हम इनको रिटन या वर्बल वे में एक्सप्लेन करते हैं थॉट्स फ्लो को। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि थॉट्स का कंटेंट क्या है। क्या उनके थॉट्स में डिल्यूजन्स हैं, सुसाइडल आइडिएशंस हैं, या होमिसाइडल आइडिएशंस हैं, खुद को मारना चाहते हैं या दूसरों को मारना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा उसमें उनमें कितनी ऑब्सेशंस हैं। ओवर वैल्यूड आइडियाज़ को हम देखेंगे, ये ज़्यादातर होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोज़ा के पेशेंट्स में, कि जिनको ये होता है कि उनको अपना वेट कम कर लेना है, और वेट कम कर तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो कुछ भी खा रहे हैं उस फूड आइटम को साथ साथ काउंट भी करते जाते हैं। सो दैट इज़ ओवर वैल्यूड आइडियाज़। मतलब वेट कम करना है तो आराम से कर लें, उसमें ईटिंग आइटम्स को, फूड आइटम्स को काउंट करने की क्या ज़रूरत है। देन फोबियाज़, कोई इरेशनल फेयर्स तो नहीं है, हम कोई बात पूछ रहे हैं और उसके साथ कोई बिला वजह का कोई खौफ उसके साथ अटैच कर देते हैं, तो दैट इज़ थॉट कंटेंट। एंड इसके अलावा मैजिकल थॉट्स को भी हम थॉट कंटेंट में आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए थॉट कंटेंट कैसा था। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं थॉट प्रोसेशन कैसी है। क्या वो थॉट इंसर्शन है, थॉट विड्रॉल्स हैं, या थॉट ब्रॉडकास्टिंग है। इंसर्ट किसी दूसरे बंदे ने या तीसरे बंदे ने आके वो सारे ख्यालात उनके जहन में, वो सारी सोचें उनके जहन में डाल दी हैं, ऐसा पेशेंट का बिलीव है। दैट इज़ इंसर्शन, मतलब इंसर्ट कर दी हैं कोई चीज़ें। विड्रॉ मतलब निकालनी है। पेशेंट का बिलीव है कि जो भी उनके जहन में सोचें या ख्याल आते हैं, कोई बंदा आता है और वो सारी सोचें उनके जहन से निकाल लेता है। या फिर उनका ऐसा मानना है, ऐसा यकीन है उनका कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं ये उन्होंने दूसरे लोगों से सुना है, दैट इज़ ब्रॉडकास्टिंग। तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। क्या आपको लगता है कि दूसरे लोग आप जो भी सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं उसको सुन सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी हमें बात बता रहे हैं या जो भी ख्यालात आपके जहन में चल रहे हैं,
ये किसी और बंदे ने आके आपके जहन में डाल दी हैं, या आपके अपने ख्यालात नहीं हैं, आपकी अपनी सोचें नहीं हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपके जहन में जो भी मेमोरीज़ चल रही हैं कोई इनको आपके जहन से रिमूव कर देता है और आपका जहन बिल्कुल खाली हो जाता है और किसी तरह की कोई सोच आपको नहीं आती। सो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ के आप थॉट पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आता है इंसाइट एंड जजमेंट। पेशेंट की इंसाइट कैसी है और वो अपनी सराउंडिंग्स में इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को, अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से जज करते हैं। सो नंबर 6, हाउ अवेयर इज़ द पेशेंट अबाउट देयर कंडीशन एंड सिचुएशन। इस साइड में हम देखते हैं कि क्या पेशेंट को जो भी बीमारी है क्या वो उसके बारे में जानता है, क्या वो इस बात को समझता है कि वो जिस भी सिचुएशन में है ये किसी बीमारी की वजह से है, और क्या वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि उसके साथ जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए उसे कुछ हेल्प और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो वो इस वक्त जो भी एक्सपीरियंस कर रहा है वो ये समझता है कि ये इसका एक्सपीरियंस एबनॉर्मल है, नॉर्मल लोगों की तरह वो ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे या उनकी फंक्शनिंग एबनॉर्मल हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, क्या वो ये बात भी समझते हैं। अगर वो ये सारी चीज़ें समझते हैं देन देयर इनसाइट इज़ वेरी गुड, अगर वो नहीं समझते देन इनसाइट इज़ नॉट गुड। जजमेंट में आ जाता है कि वो जिस भी सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो करेक्टली एंड रैशनली रिस्पॉन्स कर रहे हैं और उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हैं या नहीं हैं, या वो इन सारी सिचुएशंस के ऊपर सत्यानाश फेर देते हैं और जो सिचुएशन कुछ और है उन्होंने जज कुछ और कर लिए है, देन डेफिनेटली देयर जजमेंट इज़ डिस्टर्ब्ड। इसके अलावा जजमेंट में ये भी आता है कि हम जो भी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिसीजंस कर रहे हैं वो प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और इसके अलावा हमारे जो भी उसके बाद नताइज निकलते हैं हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और हमारा उसके मुताबिक बिहेवियर किस तरह का हो जाता है। सो दैट्स ऑल इज़ जजमेंट। पहले इनसाइट को देखते हैं। इनसाइट में हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक मरीज़ आता है और उसे कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं या कोई इलनेस है, तो क्या वो इस चीज़ को परसीव करता है और इसको एक्नॉलेज भी करता है कि उसके साथ कोई मसला मसाइल है। देन इसमें अब हम चीज़ें क्या देखेंगे, गुड, इंटैक्ट और इनसाइट, कि पेशेंट इन सारी सिचुएशंस को जो भी उसके साथ हो रही हैं उनको एक्सेप्ट कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, और वो किसी ट्रीटमेंट की तलाश में भी है और वो ये समझता है कि जो भी इसके साथ हो रहा है अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ली जाए तो उसके एक हेल्दियर आउटकम उसको मिलेंगे। देन देयर इंसाइट और विजन इज़ गुड। पार्शियल इंसाइट, पेशेंट ये समझता है कि उसके साथ कोई मसला है और वो उसको एक्नॉलेज भी करता है, लेकिन वो ये नहीं समझता, डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे किसी ट्रीटमेंट या हेल्प की ज़रूरत है। देन दैट इज़ पार्शियल इंसाइट। मरीज़ आ गया और कहता है मैं तो, मुझे पता है कि मेरे साथ मसला है लेकिन मुझे किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा, तो भी ये उनकी पार्शियल इंसाइट है। विदाउट हेल्प एंड ट्रीटमेंट वो किस तरह से ठीक हो जाएंगे। थर्ड इज़ पुअर इंसाइट, पेशेंट एक्नॉलेज करता है कि वो बीमार है लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं करता कि सिचुएशन की वजह से उसके अंदर ये चेंजिंग्स आई हैं या फिर उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बल्कि वो ये कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ वो उसके आसपास मौजूद लोगों की वजह से हुआ और वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब अगर आपके पास आइडेंटिफाई हो जाती है पुअर इनसाइट, तो फिर हम देखते हैं कि जजमेंट उनकी कैसी है। पेशेंट से, मरीज़ से हम पूछते हैं कि अगर ये दूसरों की वजह से हो रहा है और आप इस बात को समझते हैं तो फिर आप इस सिचुएशन पे किस तरह से काबू पाते हैं, आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से कंट्रोल करते हैं या इसे किस तरह से देखते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो अब यहाँ पर अब आपको जो भी पेशेंट बता रहा है तो आपने चेक करना है कि वो जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो रीज़नेबल हैं या नहीं, या उनकी जजमेंट इम्पेयर्ड है। इम्पेयर्ड जजमेंट में हम अगेन कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस को ही देखते हैं कि उनकी जजमेंट कैसी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने कोग्निशन चेक करनी है पेशेंट की, कि वो दुनिया को किस तरह से देखते हैं, उनकी ओरिएंटेशन कैसी है, उनकी अटेंशन कैसी है, उनकी मेमोरी कैसी है, और वो अपनी खुद की अटेंशन को ऑब्ज़र्व किस तरह से करते हैं। सो दैट इज़ द कॉग्निशन। क्या वो इस वक्त जिस जगह बैठा है, इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, दिन का कौन सा हिस्सा है, क्या पेशेंट को इन सारी चीज़ों के बारे में भी पता है, वो अवेयर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके कॉग्निशंस में आ जाती हैं। यहाँ पे मेजर क्या करना है, उनके कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है, अलर्ट हैं, लेथार्जिक हैं, स्टपर्स हैं या कंफ्यूज्ड हैं। उनकी ओरिएंटेशन हम 3 डिफरेंट एरियाज़ में चेक करेंगे, मतलब उनका नाम क्या है, इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, वो किस जगह पर बैठे हैं। इसके अलावा अटेंशन देखेंगे कि वो हम उनसे जो भी बात कर रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं उनकी अटेंशन अच्छी है, बुरी है, क्या वो उस पर फोकस कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर उनको रीडायरेक्शन की या रिपीटिशन की ज़रूरत पड़ती है। हम कोई बात पूछते हैं और वो उससे कहते हैं कि प्लीज़ अपना क्वेश्चन रिपीट करें, मुझे समझ नहीं आ रही। तो अगर इस तरह के वो बार बार क्वेश्चन पूछता है तो इसका मतलब है कि उसका ध्यान कहीं और है,
किसी और सोचों में गुम है। देन हम उनकी मेमोरी को चेक करेंगे कि क्या वो फ़ौरन से कोई भी बात पूछते हैं तो उस फ़ौरन से उसका रिस्पांस दे देते हैं या थोड़ा सा टाइम लगता है उनको इन्फॉर्मेशन रिकोलेक्ट करने में, और वो किस तरह से चीज़ों को याद कर रहे हैं। क्या उन्हें किसी साथ बंदे आने वाले पर्सन की ज़रूरत पड़ती है कि वो उनको कुछ याद करवाए कि वो सिचुएशन में उसका नाम क्या था या वहाँ कहाँ क्या हुआ था, क्या टाइम था, लाइक दैट। कोई भी ऐसी मेमोरी जो इमीडिएट नहीं है और उसको सारी इन्फॉर्मेशन रिकोलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर हम उनकी मेमोरी को चेक कर लेंगे। इंटेलिजेंस ये सारी हमारी ऑब्जर्वेशन पे बेस करती है कि हम पेशेंट आपके सामने किस तरह से अपेयर हुआ, किस तरह से वो आपके सामने आया, वो किस हालत में था, और वो जो भी हालत थी उसकी अपेयरेंस थी वो एवरेज से बिलो थी या एवरेज से अबव थी या बिल्कुल एवरेज थी। तो ये इंटेलिजेंस, इसके अलावा हम इसको मेजर भी कर सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू। अगर आप ये सारे सवाल नहीं पूछ सकते, इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर आप मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन एक क्वेश्चनर है MMSE, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, पर्सन की मेंटल स्टेट को एग्जामिन करने के लिए आप इस स्केल को यूज़ कर सकते हैं। या फिर एडनब्रूक का कोग्निटिव एग्जामिनेशन स्केल, इसका 3rd वर्जन इस वक्त मौजूद है, आप इस स्केल को भी यूज़ कर सकते हैं। एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करने से पहले और बाद में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपना नाम बताना है, पोजीशन बतानी है। उसके बाद पेशेंट से उसका नाम पूछना है कि आप उसे किस नाम से बुला सकते हैं, और अगर ज़रूरी है तो आप अपने हैंड्स भी वॉश कर लें। इसके बाद, क्योंकि अगर आपको पेशेंट कोई चीज़ दिखाना चाहता है तो आपको वो देखनी होगी, तो आप अपने हैंड्स वॉश कर लें। इसके बाद आप अपने पेशेंट को एक्सप्लेन करें सारी चीज़ें पूछने के बाद कि MSE क्या है और मुझे इसके लिए किस तरह से आपसे बातचीत करनी है, और आपका मेरे साथ कोऑपरेट करना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। इसके अलावा मैं आपसे जो भी सवाल पूछूंगा वो आप मुझे बताएंगे ताकि हम आपके मसाइल का हल निकाल सकें। सो एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करने से पहले आपको ये काम लाजमी कर लेना है ताकि पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए आपके साथ, और उन्हें ये लाजमी कहना है कि हम आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम किसी को नहीं बताएंगे, ये सिर्फ मेरे और आपके दरमियान रहेगी। अब इस स्टार्ट की हेलो हाई के बाद हम एसेप्टिक टेक्निक को स्टार्ट करेंगे। एसेप्टिक टेक्निक में हमने जितनी भी चीज़ें सीखी आज, उन सब को हम आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे, चाहे आप क्वेश्चंस के थ्रू असेस कर लें या फिर क्वेश्चनेयर्स के थ्रू असेस कर लें, जो 2 आपको मैंने बताए। ये सब करने के बाद आपको फर्स्ट सेशन में बस इतना ही करना है, और अब अपने अपने मरीज़ का शुक्रिया अदा करना है, और आपको जो जो भी आपको आज की फाइंडिंग्स मिली आपने उनका कंक्लूजन निकाल लेना है। पेशेंट को एक दफ़ा बता देना है कि ये चीज़ें मैंने देखी, क्या मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ या कह रहा हूँ। और आप पेशेंट से पूछेंगे कि आपके जहन में कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, और अगर पेशेंट के जहन में कोई सवाल होगा तो वो आपसे पूछ लेगा। फिर आप अपने हैंड्स वॉश कर लें और गुड बाय कर दें अपने पेशेंट को। सो ये थी एसेप्टिक टेक्निक, इस तरह से हम पेशेंट का ट्रस्ट गेन करते हैं और उनका मेंटल स्टेट एग्जामिन करते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम जो भी कंक्लूजन निकालते हैं इस मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के थ्रू, और हम जो जो चीज़ें आइडेंटिफाई करते जाते हैं, अगर हम वो पेशेंट को बता दें कि मुझे ये मिला आपकी सारी बातों से, तो पेशेंट आपसे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उसका दिल करता है कि नेक्स्ट वो दोबारा आपसे मिले और आपको और बहुत सारी चीज़ें बता दे, क्योंकि नेक्स्ट हमने 4 P's आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो इन सब के बाद पेशेंट उसके लिए रेडी हो जाता है। I hope this mental state examination lecture will be very useful for you in the future or in the current situation. Wish you all the best, and don't forget to subscribe the Eastern Psychologist, like the video, share the video, and press the bell icon to be updated.